नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं अंशु नैथानी जी। अंशु जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब क्या किया जाए? पुलिस मांग करती रही कि जिन छात्रों ने प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा का व्यवहार किया है उनके वीडियोस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा और एक्स से हटाए जाए। ये मांग चली रही थी कि प्रधानमंत्री जी का ही वीडियो हटा दिया। क्या हुआ इस देश को? मैं भले ही प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मेरे हैं, मेरे देश का गौरव है, मेरे देश की आभा मंडल है। इससे पहले जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रील जो विजय थलपति के साथ आई थी रोकी गई थी, मैंने तब भी विरोध किया था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी इस देश के शैडो प्रधानमंत्री माने जाते हैं। ये प्रैक्टिकल उस समय किया मेटा ने, और तब बीजेपी के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसका विरोध नहीं किया। काश उस दिन जमकर सुनाई होती मेटा को, जमकर सुनाई होती एक्स को, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता जब प्रधानमंत्री की रील हटाई गई या वीडियो हटाया गया। एक चुप्पी सब पर भारी, जैसे कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, वैसे ही एक चुप्पी सब पर भारी। और आज उसका नतीजा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री का वीडियो कई घंटे सोशल मीडिया से गायब रहा। क्यों गायब रहा? क्या इसके पीछे कोई विदेशी साजिश थी? क्या कोई इसके पीछे विदेशी ताकत थी? या फिर जब बुरा वक्त आता है तो सब तरफ से आता है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, इधर से, उधर से, सब तरफ से। इस समय भाजपा पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अभी सदन शुरू हुआ, आज फिर सिर्फ 5 ही मिनट चला है, 2 बजे तक के लिए स्थगित है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। मोदी और शाह संसद से भाग क्यों रहे हैं? रीजन क्या है? क्यों बिदक रहे हैं? संसद में जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रहे हैं? अंशु जी, मैं समझना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मेटा ने मोदी जी का वीडियो हटाया है और आईटी मिनिस्टर ने तत्काल नोटिस किया है कि तलब कर लिए हैं ग्लोबल हेड और इंडिया हेड। जी, खबर ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है कि आप जिस देश से रेवेन्यू कमा रहे हैं, और ये पूरी बात होती है कि भारत सरकार के ऐसे नियम है जिसमें कि अगर ये कंपनियां देश में अगर रेवेन्यू कमा रही हैं तो ये भारत सरकार के नियम कानूनों के तहत आती हैं और इसको इनको फॉलो करना जरूरी है। और आप जिस देश में काम कर रहे हैं और जहां से बिजनेस कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री का ही आप वीडियो हटा देते हैं। ये तो बहुत ही कहा जाएगा कि आपका एक दुस्साहस भी है और एक बहुत अजीब सी बात है कि ये कैसा हो गया। हालांकि अब वो ये बोल रहे हैं कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच था। हालांकि ये बहुत आसान बहाना होता है किसी भी बात को मोड़ने के लिए कि उसको टेक्निकल ग्लिच बता दिया जाए। लेकिन अब सरकार द्वारा मेटा के अधिकारियों को तलब किया गया है, उनको सफाई तो देनी ही होगी कि आखिर प्रधानमंत्री का वीडियो कैसे हटा दिया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। देखिए, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो जो बाहरी शक्तियां हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, बाहरी शक्तियां हैं, वो हमेशा ये एक बहाने खोजती हैं कि किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को या किसी भी विकासशील देश को, और भारत जैसे देश को खासतौर पर, किस तरीके से उनको कॉर्नर किया जाए या हतोत्साहित किया जाए। ये हम यूनाइटेड नेशन के फोरम पे भी देखते हैं। इसको हम ऐसे भी जोड़ेंगे कि एसआईआर को लेकर यूनाइटेड नेशन भारत को नोटिस भेजता है, तमाम तरीके के सवाल करता है। ये जरूर हमारी बातें हैं कि कुछ सही हो रहा हो, गलत हो रहा हो, लेकिन ये हमारे घर की बात है और इसमें हमारी संप्रभुता प्रभावित होती है। भाई, और देशों में भी तो, पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। यूनाइटेड नेशन ने उनको इस तरह के नोटिस नहीं भेजे हैं, ये गौर करने की बात है। तो ये चीजें होती है कि लोकतंत्र के सवाल बना करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस तरीके की दखलंदाजी करती आई हैं। तो इस खतरे को एक तो ये समझना होगा, सरकार को इसको हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए। और आपने बड़ी बात कही, जब राहुल गांधी के वीडियो के साथ इस तरह का हुआ था तो ही सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। उस समय तो शायद वो खुश हो रहे होंगे कि राहुल गांधी नेता विपक्ष के वीडियो को हटा दिया तो चलो अच्छा किया। लेकिन यहां पर कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती, क्योंकि देश को रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। तो आपको वहां पर भी उतना ही सख्त एक्शन
लेना चाहिए था। हालांकि ये मेटा और ये एक्स, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कैसे संचालित हो रहे हैं? आज समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी सोशल मीडिया पावर्स हैं और जो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी चला रही हैं। अगर हम ट्रंप की भी बात करें तो उस समय सोशल मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से इलेक्शन जितवाने में और सारी चीजों को मैनेज करने में, बहुत करने में एक्स का इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि भाई उन्होंने एक्स के जो मालिक हैं उनको ही अपना सलाहकार बना डाला, उनको ही अपनी सरकार में उन्होंने नियुक्त कर लिया। हालांकि बाद में उनके मतभेद हुए, हटा दिए। तो आप सोचिए कि सोशल मीडिया की कितनी बड़ी ताकत है। और ये जो सोशल मीडिया है इस वक्त पूरी दुनिया इनके नियंत्रण में है, तो इनके क्लच को यहां पर समझने की जरूरत है। तो ये अब कह रहे हैं कि हमने रिस्टोर कर दिया, टेक्निकल ग्लिच था, ये तमाम बातें हैं। लेकिन बातें और भी बहुत सारी हैं कि सोशल मीडिया आज इतना शक्तिशाली माध्यम हो गया है। सबसे पहले इसी बीजेपी ने इस सोशल मीडिया का सदुपयोग या दुरुपयोग ज्यादा करके किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट करी, किस तरीके से लोगों को एक सामूहिक भ्रम में डाला, गलत सच्ची जो झूठ, हर तरह की बातें इन्होंने परोसी, धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाया। आज ये बात कर रहे हैं कि जो ये जेनजी ने प्रोटेस्ट किया, इनकी भाषा की शालीनता, अशिष्टता और अश्लीलता पर और तमाम तरह की गालियों के ऊपर बात उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बात बहुत ऊपर से शुरू होनी चाहिए। देश में इस तरह का माहौल खराब करने में क्या बीजेपी और उसके शीर्ष के नेताओं का सबसे बड़ा हाथ नहीं है? जब पूरे देश को उन्होंने अवाक कर दिया, हमारी संसद में गालियां दी गई, अल्पसंख्यक सांसदों को गालियां दी गई, भद्दी भद्दी बातें बोली गई और नेता प्रतिपक्ष को क्या कुछ नहीं बोला गया। सोनिया गांधी के लिए कितने अपशब्द बोले गए, मैं उनको यहां पर दोहराना नहीं चाहती हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो सारी चीजें हैं। जब हमारे जो प्रधानपति हैं वो अगर ये बोल सकते हैं किसी की 50 लाख की गर्लफ्रेंड या जर्सी गाय या तमाम तरह की भद्दी भद्दी चीजें, और उनके नेता हर तरह की गाली दे सकते हैं, तो वो कल्चर शुरू कहां से हुआ? आज आप इन बच्चों को दोष दे रहे हैं कि इन बच्चों में शालीनता नहीं है, अशिष्ट हैं, ये बच्चे बदतमीज हैं, ये गालियां दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वो शुरुआत कहां से हो रही है। इन बच्चों ने उन बातों को शायद समझा कि इनका जवाब इसी भाषा में देना जरूरी है, वो इससे घबराए नहीं। और जो एक पूरा ट्रोल मीडिया चलता है बीजेपी का आईटी सेल, उसका जवाब इन्होंने 10 गुनी ताकत से दिया। तो वो जो मिलेनियल्स थे वो इन जेनजीज से बात आ गए और उनको समझ नहीं आया कि इनका हम जवाब कैसे दें। और ये बात मैं कहूंगी शिव जी, यहाँ बहुत बड़ी बात कि हमारा जो समाज है वो बड़ा डबल स्टैंडर्ड का समाज है। आज मुझे बुरा लग रहा है कि कई लोग इन्हीं बीजेपी की ट्रोल मीडिया के उन बच्चियों के इस तरीके से बयान, मतलब उन बच्चियों की बातों को तोड़ मरोड़ कर भी दिखा रहे हैं, और जो वो बच्चियों के पोस्टर्स हैं या उन्होंने जो क्रिएटिविटी दिखाई, चाहे उसमें गालियां हैं या जो भी बातें हैं, तो उनको भद्दे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये कैसी औलादे हैं। एक संघ के एक नेता ने इतना भद्दा बयान दिया है कि मैं यहाँ उसे क्या कहूं, पर मैं कहूंगी इसलिए क्योंकि जरूरी है ऐसे लोगों की पोल खुले। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जो लड़कियां आई थी, अगर उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी हो जाता तो उन्हें बुरा नहीं लगता। मुझे ये कहते हुए बहुत क्या कमेंट आया है, और उस चैनल पर और उस बोलने वाले के खिलाफ आज अब तक माननीय सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान, सुमोटो संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या इस देश की आधी आबादी को बैठकर एक व्यक्ति सरेआम जलील कर रहा है, एक व्यक्ति सरेआम उन पर रेप करने जैसी, बलात्कार करने जैसी बातचीत कर रहा है? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या आधी आबादी की अपमानित करने का ठेका ले लिया है? क्या आधी आबादी के खिलाफ बोलने का ये उसे किसी ने टेंडर दिया है? क्यों थे? वो तो बौद्धिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, आरएसएस के बौद्धिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं वो। तो क्या यही बौद्धिकता दिखाते हैं? क्या यही बौद्धिकता आरएसएस के स्वयंसेवकों को सिखाई जाती है, जो बार बार पर्दे के पीछे से आती है, न महिलाओं को छोड़े न बच्चों को छोड़े? फिर आखिर ये हैं किसके? और इस चीज की सघनता से सर्वोच्च अदालत जांच कराए और इस पर सुमोटो संज्ञान हो, और उस चैनल से भी इस वीडियो को डिलीट कराया जाए और कहा जाए कि आइंदा इस तरीके के अगर लोग बैठ के आपके चैनल पर बातचीत करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यह भी कहना जरूरी है। फिर जी इन लोगों से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? इन्होंने पूरा इस तरह के कल्चर को प्रमोट किया, इनके यहाँ बलात्कारियों को इनाम इकराम दिए जाते हैं।
अभी ये जो देहरादून में अंकिता भंडारी के मामले में जिन नेताओं का नाम आया है उनको इनाम दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ वो चेयर शेयर करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, इनके नेता तो सड़क पर सेक्स करते हुए पाए जाते हैं। हद देखिए, इनकी हद देखिए, कितने इनके ऊपर आरोप है, लड़कियों के, बच्चियों के बारे में भद्दे भद्दे गंदे 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 कमेंट्स। और अभी इनकी पूरी ट्रोलर आर्मी यही काम कर रही है, उन बच्चियों के खिलाफ गंदी गंदी बातें पूरी सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं, बहुत गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं। बात तो वहां से शुरू होनी चाहिए ना, कि जहां प्रधानमंत्री जी आकर कहें कि पहले अपने घर से ये सफाई की शुरुआत करें, कि जो उनके ये इस तरीके के बलात्कारी नेता हैं, जो लड़कियों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर सेक्स करते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें ना, पहले उनके मुंह पर ताले लगाएं ना, उनको सजाएं देना, उनको कहें कि तुम पार्लियामेंट में आप बैठ नहीं सकते हो, उनको आप मंत्री बना देते हैं। अभी तक आपने सही कहा, उस जो है वो संघी आरएसएस के जो है उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो इतना गंदा बयान बोल रहे हैं कि इन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार भी हो जाता तो कोई नहीं, वो कुछ नहीं कहती। हद है, बेशर्मी की, बेहयाई की हद है, हद है, हद है। और ये इनकी मानसिकता है कि अभी भी उसी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। अब अभी नए वीडियोस आ रहे हैं, जिसको कई यूट्यूबर्स ने उजागर भी किया है, कि अब ये जब आंदोलन शांत हो गया है तो अकेला पाके ये उन बच्चों को, कॉकरोचेस को, ये जो इनके भाई क्या कहें नारंगी भेष में छुपे हुए इनके भगवाधारी हैं, वो उन बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उनको एक नेता का भी आया था जो शायद यूपी का ही है, या उसकी तो यूपी के बड़े बड़े मुख्यमंत्री और शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ भी तस्वीर थी। हाँ, सत्यम जी। आप देखिए वो कितनी गंदी गंदी गालियां देते हुए उन बच्चों को धमका रहे, पीट रहे, जो वो कॉकरोच आंदोलन से आ रहे हैं। वो बेचारे बच्चे एक शब्द नहीं बोल रहे। इनको शर्म आती है? शर्म आती है इनको? तो आपने ये कल्चर खुद पैदा किया, और जब ये बच्चे आपके इस कल्चर का जवाब दे रहे हैं तो आप इन्हें बदतमीज, बेहया, अश्लील और तरह तरह की बातें कह रहे हैं, और इनके खिलाफ आप रेप जैसी बातें कर रहे हैं, लड़कियों के खिलाफ इतना गंदी बातें आप कर रहे हैं। भारत की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति और जो सारा शिष्टाचार तो इन्होंने ही पहले खत्म किया। इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में गालियां लाना, बदतमीजी करना, बेहयाई करना शुरू कहां से हुआ? पार्लियामेंट में गालियां देना शुरू कहां से हुआ? पब्लिक मीटिंग्स में सोनिया गांधी को जर्सी गाय और शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये कहना शुरू कहां से हुआ? ये शुरू कहां से हुआ? अब आपके ऊपर इस तरह की बातें आ रही हैं। जब इन बच्चों ने मीम बनाए, जब इन बच्चों ने देखा भाई आपके जो ट्रोलर्स हैं वो उनको दबा लेते थे, हम जैसे मिलेनियल्स को, क्योंकि हमको लगता था कि हम इनकी बेहयाई पे नहीं उतर सकते, लेकिन इनके बच्चों ने इनकी बेहयाई का डबल बेहयाई से जवाब दिया। आप ये बताइए, ये बच्चियां आज क्या क्या झेल रही हैं? ये कहीं बसों में जाती हैं, ट्रेन्स में जाती हैं, मेट्रो में जाती हैं, इनको अश्लीलता, बदतमीजी, भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। क्यों? आपने ये कल्चर फहराया। उनको कहीं छू करके चला जाता है, उनके निजी अंगों के साथ बदतमीजियां होती हैं, ये जो कि इस आंदोलन में भी हुआ, पुलिस ने बदतमीजियां की। और अगर ये बच्चियां अगर बदले में अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए या उससे निपटने के लिए वो क्या करें? वो सोचती है कि शायद गालियां देके वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, कि दिखा रही है कि नहीं, हम में उतनी हिम्मत है कि हम तुम्हारी ये चीजों को नहीं सहेंगे। मैं गालियां देने को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए, ये सभ्य समाज का कोई शिष्टाचार नहीं है। लेकिन आपने समाज को इस मुहाने पर आकर रखा। आपने ट्विटर पे आके इनके नेताओं ने, इनके आईटी सेल ने कैसे ट्रोलिंग करनी शुरू की। इनके प्रवक्ताओं ने सबसे पहले कितनी गंदी गंदी गालियां दी। किसने कहा था? मैं बोलूंगी एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस के एक प्रवक्ता को क्या कहा था? तेरी मां। मैं बोल सकती हूँ वो शब्द? नहीं बोल सकते। हमारी ऑन एयर कहा था कि तेरी मां ये है। प्रेम शुक्ला ने कहा था। क्या किया उसके खिलाफ? सुरेंद्र राजपूत को बोला था जी। क्या कहा था? शिव जी अगर आप बोल सकते तो बोलिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता। मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं, हमारे सभ्यता और संस्कार हमें अलाउ नहीं करते। तो ये बताइए, इनके प्रवक्ताओं ने स्टूडियो में बैठ के ये परंपरा स्थापित की, और इन्हीं के एंकर इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। और फिर जब
इतना समय तक सहने के बाद, बहिष्कार करने के बाद, जब विपक्षी दलों के कुछ प्रवक्ता बोलने लगे, प्रियंका भारती और जो दूसरी प्रवक्ता है, उन्होंने भी इन्हीं की भाषा में, इन्हीं की तेजी में इनको जवाब देना शुरू कर दिया। जब सुप्रिया श्रीनेत भी इस तरीके से बोलने लग गई, तो फिर इनको तकलीफ होने लगी। जब तक बीजेपी वाले गालियां दे रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, बिहाई कर रहे थे, अमित मालवीय का आईटी सेल जो गंदी गंदी बातें महिलाओं के बारे में लिख रहा था, तब तक इनके एंकर्स और इनके पत्रकार कुछ नहीं बोल रहे थे। और अब ये इस नई पीढ़ी को, जेनजी को, ये पानी पी पी के कोस रहे हैं। आपने पाला पोसा है अपने स्टूडियो में ये सारा गाली कल्चर जो है, और आपने ही इसको पाला पोसा है, और बीजेपी ने इसे पाल पोस के यहां पहुंचाया है कि अब ये आप ही के ऊपर बैकफायर हो रहा है। तो शिवजी, मतलब ये अब क्या कहा जाए? अब मेटा जो कर रहा है वो निंदनीय तो है ही है, लेकिन पूरी तरीके से अगर ये कल्चर अब आप नहीं सुधारेंगे, हालांकि बहुत देर हो चुकी है, अभी भी आप वही कर रहे हैं, इन बच्चियों पर फिर से बैकफायर कर रहे हैं, रेप की धमकियां दे रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, तो आप कहां पे जाके रुकेंगे? ये बताइए, क्या कहेंगे आप शिव जी? अंशु जी, भारत इतना बड़ा देश है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या का देश कहा जाता है। उस देश में अपना कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसे वो दिखाता हो, जिसे वो तैयारी करके ये कहे कि आज हम फेसबुक, इंस्टा, एक्स सब बंद कर रहे हैं, हमारे अपने प्लेटफॉर्म पर आपको रहना पड़ेगा। कोई है? नहीं है। मेटा ने पहले मोदी का वीडियो हटाया, अब रीस्टोर किया, कहा तकनीकी गड़बड़ी से हटा। मोदी जी का ही हटा। पीएम ने 23 जुलाई को छात्रों को मैसेज दिया था। अंशु जी, मेरा यूट्यूब चैनल था जिसपे लगभग 4 लाख के समथिंग फॉलोअर थे। यूट्यूब ने पिछली जुलाई को बिना बताए हटा दिया 6 सेकंड में। हमने अभी गवर्नमेंट को लिखा है, 3 महीने हो गए, उससे पहले अदालत गए। भारत में रहने वाले व्यक्ति को अमेरिका में बैठा हुआ एक ऑनर जब चाहता है डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां कोई पॉलिसी नहीं बनी। हमारे यहां पॉलिसी ये बनी है कि अंशु जी अगर सरकार से सवाल करेंगी तो अंशु जी को कैसे रोकें, बस इतनी पॉलिसी है, और यही चल रहा है। और ये एक सरकार के लिए सबसे बड़ा कोड होता है, कोड। मोदी जी की जितनी बेइज्जती कराई है इन एंकरों ने कराई है, जो दिन भर मोदी चालीसा पढ़ते थे, जिन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस और जो एनएसयूआई कर रही है, इसे रोकने के लिए आप सीजेपी को परमिशन दे दो जंतर मंतर पर। उन्हें थोड़ी पता था कि ये सीजेपी गले की हड्डी बन जाएगी। सीजेपी का आंदोलन कब्जे में ही नहीं रहेगा, ये स्वस्फूर्ति आंदोलन हो जाएगा और बेटियां आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। ये गालियां किसने सिखाई? आपने सिखाई, आपके प्रवक्ताओं ने सिखाई, अमित मालवीय ने सिखाई। आपका ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गालियां देने से बाज जाता है? निशिकांत ने सिखाई, जो दिन भर नेहरू चालीसा पढ़ते हैं। संसद में एक पूर्व प्रधानमंत्री को एक मौजूदा प्रधानमंत्री जलील होते देखता है, और एक बार भी ये नहीं कहता कि जिस व्यक्ति को आज मृत हुए वर्षों गुजर गए उसके खिलाफ बोलने से क्या मिलेगा। 10 साल की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से चार्ज लेने वाली सरकार ने एक बार भी वाजपेयी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। एक बार भी वाजपेयी के खिलाफ नहीं कहा कि वाजपेयी कैसे थे। वाजपेयी के बारे में सबको पता था कैसे थे। उन्होंने तो लोकसभा में कहा कि मैं कुंवारा नहीं हूं, अविवाहित हूं। उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चारित्रिक पतन की कभी किसी कांग्रेसी ने नहीं बात की। जब हमारे यहां ग्रंथों में लिखा है जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचना का। अरे जो नेहरू जी ने गलत किया नेहरू जी ने भोगा, आप गलत कर रहे हो आपको भुगतना पड़ेगा। सबका यही लौट के आता है। अगर नहीं आता तो कल आपको राजनाथ जी का कहा हुआ बयान नहीं वापस करना पड़ता। और ये पोस्ट दैनिक भास्कर ने लगाई और ये न्यूज 18 लगा रहा है। पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक ने क्यों हटाया? मेटा को मांगनी पड़ी माफी, आखिर क्या हुआ था? ये क्या हेडिंग है? अरे भाई सीधा लिखो, मोदी का वीडियो फेसबुक ने हटाया। अभी तो उन्होंने नोटिस किया, तब तक माफी भी मांग ली। एक खबर 11:27 पे लगाई गई है और एक खबर 30 मिनट पहले लगाई गई है। एक कह रहा माफी नहीं मांगी है, अभी उनके अधिकारी तलब किए गए हैं। इतना कंफ्यूजन हो गया है, चापलूसी की भी हद है। अब आप विचार कीजिए, प्रशासन
लगातार सवाल कर रहा है कि हमने फायरिंग नहीं की। कौन कर रहा है? गृह मंत्रालय। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं हमने पैलेट गन चलाई है। सुप्रीम कोर्ट अभी कह रहा है, जस्ट अभी छात्रों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, क्योंकि अब भीड़ देख ली है सबने। मैं तो कह रहा हूं कि इस समय किसी नेता को आगे बढ़कर चुनाव आयुक्त जैन जी को ले जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं सत्ता का परिवर्तन हो, चुनाव आयोग से यह सवाल हो कि भैया ज्ञानेश जी आपने मेरा वोट क्यों काटा, नमस्ते, चलते हैं हम, देखो कल जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। ये करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी को एफआईआर वापस लेनी पड़ी है। एक सम्राट कॉकरोच से घबरा गया। पहले दिल्ली का सम्राट, अब बिहार का सम्राट, फिर बंगाल का सम्राट, यूपी का सम्राट ने तो कह दिया कि छोड़ो, जो और यूनिवर्सिटी नहीं गिराते, लेकिन कॉकरोच यूपी रहा है। तो ये जो भय है, भय का जो खेल था, वर्षों से सरकार पर एक भय होता है वोट का, और जब सरकार यह तय करने लगेगी कि हमें वोट डालने का अधिकार किसे देना है, तो फिर वोटर से नहीं डरेगी। और वोटर ने इसका प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि अब सरकार तय करती है कि आप वोट दोगे या नहीं दोगे। पहले वोटर तय करता था किसकी सरकार बनेगी, तो दोनों में हो गया डिफरेंस। और जब वोट देने का अधिकार ही आपका नहीं बचेगा, मैं तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री को चैलेंज दे रहा हूं कि आपको, आपके मुख्यमंत्रियों को मुसलमानों से नफरत है, और आप जैसी मैं नफरत करता तो मैं सबसे पहले इनका वोट का अधिकार ले लेता, इनकी नागरिकता ले लेता। है दम तो लेके दिखाओ, और नहीं लेके दिखा सकते तो फिर आपस में जनता को मत लड़ाइए, इन्हें प्रेम सद्भाव से रहना सिखाइए, वरना गालियां बढ़ती चली जाएंगी, तब आपको दिक्कत होगी। अरे इन्हें समझ नहीं आ रहा है शिव जी। अभी एक बताऊं, बांकीपुर का एक छोटा सा चुनाव है, छोटा सा क्या, क्योंकि इनके भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सीट खाली करके गए हैं, तो इनकी बेचैनी और इनकी छटपटाहट की हद देखिए। वहां ये वही हिंदू मुस्लिम के पोस्टर लगा रहे हैं, कटोगे बटोगे हिंदूवाद को समझ लो, उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं ये। मतलब इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये झांसा देते देते इतने समय हो गए। अब तो इनके घर के लोग समझ रहे हैं भाई, बीजेपी में मैं कह रही हूं, इनके नेताओं के बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। उड़ीसा में एक मंत्री की बेटी है अर्चिता सारंगी, उसने भाई अपनी ऐसी पोस्ट करी अपनी बीजेपी की, अपनी माँ की ही पार्टी के खिलाफ में, सांसद की, हाँ अर्चिता सारंगी ने, और उसने कहा मैं पोस्ट नहीं हटाऊंगी, मैं पोस्ट नहीं हटाऊंगी। बाद में शायद उसका हैंडल ही हटा दिया गया या क्या हुआ। हेमंता बिस्वा शर्मा की बेटी, आप बताइए, इनके बच्चे खुद इनकी नीतियों का, इनकी गालियों का, इनके भ्रष्टाचार का और इनके कुकृत्यों का, देवेंद्र फडणवीस की बेटी, फडणवीस की। अब बताइए, जब इनके घर के बच्चे, अगर ये अपने बच्चों में ये अब संस्कार, ये वो समझ रहे हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। इस आंदोलन में, जो छात्र आंदोलन में, कितने ऐसे थे बच्चे जो आए, बोले हमारे माता पिता बीजेपी सपोर्टर हैं, वो तो बीजेपी के नेता हैं, वो तो बीजेपी के फलाना वो विधायक है या पार्षद है या ये है, वो मुंह छुपा के आए थे। बोले लेकिन नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, बहुत गलत कर रही है छात्रों के साथ बीजेपी। और हमारे माता पिता जो कहते हैं हम नहीं मानते, वो अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन इन बातों को नहीं मानती। तो इनके घर तक अभी आंच पहुंच गई है, तो इनको तो चेत जाना चाहिए कि जब हमारे बच्चे हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि अंधे हैं, तभी ऐसे है कि जो भाई 25 बच्चों की आत्महत्या का जो दोषी है, उसे पार्लियामेंट में आप पगड़ी टोपी पहनाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। ये आपकी समझ को बताता है कि आप कितने बेशर्म हैं। आपको अभी भी समाज का और देश के युवाओं का और देश की जनता का सम्मान करना नहीं आया है। आप उसको अभी भी अपमान करते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए आपने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, हुआ क्या? अब वापस आपके ऊपर आ रहा है कि आपके मीडिया ट्रोल ने जो इतने पैसे लगाकर महामानव की जो एक छवि बनाई थी, वो बच्चों ने क्या हुआ, 4 दिन में उसको धूमिल कर दिया। तो मत कीजिए ऐसा काम, दूसरों के साथ ऐसा काम करेंगे वापस लौट करके आएगा। तो अब इनके घर में ये बातें हो रही है, ये बात समझने की है। अब समेटेंगे हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर कि इस चीज से ये लेकर के कहां जा रहे हैं, और समझ ले कि ये राजनीति का अब दी एंड हो गया है, दी एंड हो गया है, और अब ये नहीं चलेगी। इसको जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। शिव जी, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी इस पर।
बिगड़ती हालात को जितनी जल्दी संभाल लो उतना बढ़िया होता है। अंशु जी, मैं 2015 से लगातार एक बात कह रहा हूं। मैं जब आर्टिकल लिखा तो उस पर लिखा कि इस देश में जो नफरत परोसी जा रही है, जो एग्रेसिवनेस परोसी जा रही है, वो आने वाले टाइम में इस देश के प्रत्येक युवा के जेहन में उतर चुकी है। आप देख रही हैं, दुकान पे आप खड़ी हो तो कितनी तेज आवाज में लोग सामान मांगते हैं, क्योंकि वो हमारे अंतर मन में हम उस माहौल में पड़ने बढ़ने लगे। और ये गुस्सा सबके लिए घातक होती है। हम ये तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे घर में तेज आवाज में न बोले, लेकिन हम ये चाहते हैं सड़क पर तेज आवाज में बोले, उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप उसे घर में कम तेज आवाज में बोलना चाहते हैं तो आप समाज में भी उसे उसी व्यवहारिकता को सिखाएं कि अपनों से बड़ों के सामने थोड़ा धीरे बोलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं, तत्काल उस पर जवाब नहीं देते हैं। जैसे आपने देखा कि एक पहले नेता गाजियाबाद में पिंकी चौधरी आए, उन्हें ढंग से मरम्मत करके संगीन धाराओं में जेल भेजा होता तो आज सत्यम पंडित गाजियाबाद में नहीं पैदा होते। जब पिंकी चौधरी जमानत होने के बाद रोज आकर मुसलमानों के यहाँ गालियां देते हैं तो फिर सत्यम पंडित को क्या दिक्कत है? फिर एक लोगों को यह पता लगी जो जितना बड़ा गालीबाज है, जो जितना बड़ा है, उसे बीजेपी में अच्छे पद मिल जाते हैं। प्रशासन डरता है, भाई तुम ऊधम मत मचाना, तुम बता देना एक दो काम होगा तुम्हारा निपटवा देंगे, तो दोनों काम चल रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये आम जनमानस के बीच भरोसा कायम करना पड़ेगा जो टूट गया है। इस बार जैन जी ने यह साबित कर दिया, ना तो तुम्हारा हिंदू चला ना मुसलमान चला। आपने नावेद को उठाया, उसके परिवार को उठाया, फिर भी हिंदू मुसलमान में आप परिवर्तित नहीं कर पाए। और जब बिहार में आपको कुछ नहीं, अभी आप ही ने बताया है, कुछ आपका चला नहीं है बस, तो फिर हिंदू मुसलमान पर लाए। यूपी में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर आप हिंदू मुसलमान लाना चाहते हो। क्या है ये सब? आप अपने 12 वर्ष पूरे करने के बाद 13वीं वर्ष में जो हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में बड़ी बुरी साल मानी जाती है, उसमें आप अपनी कामों की उपलब्धियां क्यों नहीं गिना रहे हो? अपने अच्छे किए गए कामों पर क्यों नहीं जा रहे हो? प्रधानमंत्री जब मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग करेंगे जो सीधा आधी आबादी पर हमला है, तो इस देश में बचा क्या है? फिर आप ये सोचो कि आने वाला जो युवा वर्ग है वो हमें गालियों से न नवाजे। तो मुझे लगता है कि ये फिर हमें सोच रखनी नहीं चाहिए। हमें वही मिलेगा। बाजार में अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम मिलेंगे, नीम लगाया है तो नीम मिलेगा, और अगर आपने बबूल बो दिए हैं तो फिर कांटों से सामना करना पड़ेगा। यही इसका सार है, यही इसकी उपलब्धि, और इसके अलावा कुछ नहीं। अंशु जी। जी बिल्कुल, लौट कर वही आएगा जो आपने भेजा है। तो जो आपने भेंट भेजी थी इस समाज को, अब इस समाज से एक पीढ़ी के बाद वो लौट के आपके पास आ रही है। केवल आपको गालियां देने की आदत थी, अब आपको गालियां खानी पड़ रही है, तो आपको बहुत खराब लग रहा है। लेकिन समाज के लिए समग्र रूप से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी चेत जाना चाहिए, अपने घर से सफाई शुरू करनी चाहिए ताकि समाज इन चीजों से बच सके। और जिस बात के लिए हमारी भारतीय संस्कृति जानी जाती है, शिष्टाचार के लिए, अच्छी भाषा के लिए, सभ्यता के लिए, वो फिर से वापस आए। तो इस चर्चा में हम अभी के लिए बस इतना ही इस चर्चा को विराम देंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई जो ये भाषा है उसका स्तर यहाँ तक लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, और आज जो समाज में ये चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अब ये ठीक कैसे हो सकता है, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमारी इस निर्भीक पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो केवल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम लोग इसी तरह निर्भीक होकर आपके सामने आते रहें और आपके ही मुद्दों को उठाते रहें। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो नहीं कर रहा है वो हम जैसे ऑल्टरनेटिव मीडिया के लोग कर रहे हैं, और वो आपके ही सपोर्ट से चल पा रहे हैं। हमारे पास कोई धन्ना सेठ नहीं है, हम जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर ही करते हैं, अपने खून पसीने से करते हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।